नमस्कार दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। आज हम लोग जनसंख्या एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोई भी ऐसा पेपर नहीं होता है जिसमें जनसंख्या से रिलेटेड नहीं आता है ना। हर पेपर में जनसंख्या से रिलेटेड आता है। तो आज हम लोग जनसंख्या से रिलेटेड थियरी वाला पार्ट कर लेंगे, जो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। बिना उसकी समझ के हम लोग मेन डेटा को रट नहीं पाते, ठीक है। और ख़ास करके जब ग्रेजुएशन लेवल का पेपर कोई भी देते हैं, उसमें डेटा के साथ साथ अर्थात कहाँ की जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा है, इससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि जनसांख्यिकी सिद्धांत किसने दिया था, या किसी जनसांख्यिकी का जनक कहा जाता है, या फिर आप देखेंगे एक माल्थस का जनसांख्यिकी सिद्धांत बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग थ्योरेटिकल वाला पोर्शन इसमें कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसे डेटा से रिलेटेड अर्थात 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग क्या डेटा है उसे इसी के आधार पर आसानी से याद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं बेसिक आपको पढ़ा देता हूँ, जो यहाँ से काफ़ी अच्छे लेवल पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और आज से कोई गलत नहीं होंगे, ठीक है। जैसे अगर कोई कहे पॉपुलेशन जनसंख्या क्या है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसका कॉन्सेप्ट या अवधारणा पढ़ें तो आपको मिलेगा कि किसी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या ही वहाँ की जनसंख्या है। अर्थात किसी देश में निवास करने वाली पूरी जनसंख्या ही उस देश की लोगों की संख्या ही उस देश की जनसंख्या कहलाती है, ठीक। एक कॉन्सेप्ट ये है, लेकिन इससे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ध्यान रखना है, जो इम्पोर्टेंट है वो है आर्थिकी की दृष्टि से अर्थात अर्थव्यवस्था की दृष्टि से जनसंख्या को हम कैसे देखते हैं। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से जनसंख्या एक मानव संसाधन है, अर्थात हम मनुष्य भी क्या है, एक संसाधन है। अर्थात हम भी क्या है, एक मशीन की मतलब एक अन्य संसाधनों की भांति क्या है, अर्थात इकोनॉमी अर्थात पैसा जनरेट करने वाले रिसोर्स भी हम लोग हैं, ठीक है। अर्थात जनसंख्या क्या है, एक मानव संसाधन भी है। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहूँ, अगर हम आप क्या हैं, अगर स्किल्ड हैं, ठीक है, स्किल दे दी जाए तो क्या है, हम लोग इकोनॉमी जनरेट कर सकते हैं, अर्थात रोजगार प्राप्त करके देश के इकोनॉमी में पैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक। इसीलिए ह्यूमन क्या है, मानव संसाधन की भांति होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग नोट एक बात ध्यान रखें, यहाँ पे मैंने जो नोट लिखा है जनसंख्या दिवस से संबंधित। तो जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो हम आप जानते हैं 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। लेकिन पूछा जाए कब ऐसा मनाया जाना शुरू हुआ, तो आप देखेंगे तो 1987 को 1987 को पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। इस कारण उसी दिन अर्थात 11 जुलाई को ही क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक। तो ये इम्पॉर्टेंट है। आगे देखें तो जनसंख्या संबंधी जो सिद्धांत हैं, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, आप ध्यान से समझेंगे। जो सिद्धांत है जनसंख्या से संबंधित, उनमें एक पहला सिद्धांत है माल्थस का सिद्धांत। माल्थस का सिद्धांत ये अत्यंत इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने एक किताब लिखी थी, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। एन एसे ऑन द, ठीक है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। ये इनकी किताब थी। इस किताब में सबसे पहले 1789 में इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जनसंख्या से संबंधित। उसका आधार क्या था, ये अत्यंत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इनका आधार 2 पॉइंट था। इन्होंने एक कहा था कि जनसंख्या किसी देश की कैसे बढ़ती है, और उसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो उस देश में खाद्यान्न का उत्पादन किस रेट से बढ़ता है। यही 2 इनके आधार थे। अर्थात ये क्या कहते हैं, किसी भी देश में ये कहते हैं कि जो जनसंख्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट जो मैं लिख रहा हूँ, जो जनसंख्या है वो उस किसी भी देश की जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, ज्यामितीय या गुणोत्तर, क्या बोलते हैं, ज्यामितीय
ज्यामिति या गुणोत्तर, ठीक है। इसी को ज्योमेट्रिकल कहते हैं, अर्थात जनसंख्या किसी देश की 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस प्रकार बढ़ती है, मल्टीपल में बढ़ती है। जबकि ये कहते हैं कि किसी भी देश का खाद्यान्न इस तरीके से नहीं बढ़ पाता, खाद्यान्न बल्कि कैसा, अंक गणितीय, यही पेपर में आता है, अंक गणितीय, ठीक है। मतलब ये कहते हैं कि 1, 2, 3, 4 इस प्रकार किसी देश का खाद्यान्न बढ़ता है, जबकि जनसंख्या मल्टीपल में बढ़ती है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि जनसंख्या बढ़ जाएगी, खाद्यान्न कम हो जाएंगे। इसी को इन्होंने क्या कहा था, जनाधिक्य की संज्ञा दी थी, अर्थात जनसंख्या आधिक्य की बात कही थी, ठीक है। ये इनका सिद्धांत था। पेपर में आता है कि माल्थस के सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या कैसे बढ़ती है, ठीक है, मतलब गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है, ठीक है। कैसे बढ़ती है, गुणोत्तर में बढ़ती है या ज्यामिति बढ़ती है या फिर अंक गणितीय ऑप्शन में रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैसे बढ़ती है, गुणोत्तर या फिर ज्यामिति, आंसर टिक करेंगे। खाद्यान्न अंक गणितीय बढ़ते हैं 1, 2। आप खुद ही देखिए, जनसंख्या इस प्रकार बढ़ रही है और खाद्यान्न इस प्रकार, तो एक दिन तो समस्या आनी ही है, ठीक है। लेकिन अब ये उपाय उसका सुझाते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, ये वाला पॉइंट, और ये इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है। ये उपाय बताते हैं, 2 हैं। जनसंख्या आधिक्य अगर हो जाएगा तो उसके 2 उपाय हैं, एक प्राकृतिक है और एक कृत्रिम। और कृत्रिम वाला नहीं पूछा जाता है, प्राकृतिक वाला बहुत पूछा जाता है। ये कहते हैं कि जनसंख्या जो आधिक्य होता है वह प्रकृति या प्राकृतिक तौर से कैसे कंट्रोल हो जाता है, बाढ़ से, सूखा आने से और महामारी आने से, या प्राकृतिक इन जो आपदाएं आती हैं वो उस या किसी भी देश के जन आधिक्य को, जनसंख्या के अधिक को क्या कर देती हैं, बैलेंस कर देती हैं, ठीक है। तो ये सिद्धांत इनका ही है, पेपर में खूब आता है कि किसने युद्ध या फिर युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखा, इनके माध्यम से, ठीक है, जनसंख्या के नियंत्रण का सिद्धांत दिया था। तो कौन थे, माल्थस थे, ठीक है। एकदम रटा होना चाहिए। कृत्रिम की बात कहते हैं, कृत्रिम की बात में इन्होंने कहा कि जनसंख्या ऐसे भी नियंत्रित हो सकती है यदि व्यक्ति क्या हो, आत्मसंयम रखे, अपने आप पे नियंत्रण रखे और ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करे, लंबे समय में शादी हो, ठीक है, बाल विवाह ना हो। इस प्रकार अगर शादी की एज को बढ़ा दिया जाए तो इस प्रकार से, या आप देखेंगे तो जो भी कृत्रिम उपाय होते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन रोकने के, तो अगर उनको सेफ्टी एंड प्रिकॉशन को यूज करने के बाद क्या है, भी जनसंख्या को कम किया जा सकता है, ऐसा माल्थस कहते हैं, ठीक है। अब अगली बात हम लोग कहें कि एक सिद्धांत और है, जनसंख्या का अनुकूलन सिद्धांत। तो जनसंख्या का अनुकूलतम सिद्धांत क्या है, तो इसके लिए आप जान लीजिए कि जनसंख्या अनुकूल या अनुकूल जनसंख्या क्या होता है। अब इसके लिए समझिए, किसी भी देश का जो रिसोर्स है, किसी भी देश का पूरा रिसोर्स है, उस रिसोर्स का अधिकतम यूज करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या ही क्या कहलाती है, उस देश का अनुकूलतम संख्या। इसका मतलब जनसंख्या इतनी हो कि वहाँ के देश का रिसोर्सेस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो, रिसोर्सेस कम हो जाए तो अनुकूल जनसंख्या नहीं होगी, ठीक है। इसी सिद्धांत को कहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए क्या करना होगा, मानव को स्किल देनी होगी और मानव को, मतलब जनसंख्या को मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित करना होगा स्किल दे करके, ठीक है। आपने देखा भारत में 2015 से ही क्या चल रही है, एक योजना चल रही है स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड। कौन सी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। क्यों चल रही है, क्योंकि जनसंख्या हमारे यहाँ जनाधिक्य है, हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या को, ठीक है, अपने देश में कवर करते हैं। परंतु हमारे यहाँ अगर स्किल नहीं दी गई तो हम जनसंख्या में बोझ बन जाएंगे। अगर स्किल दे दी गई तो हम मानव संसाधन में आ जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बर्डन नहीं होंगे देश पे। क्लियर, यही सिद्धांत है इनसे संबंधित, ओके।
अब याद रखेंगे कि ये जनसंख्या अनुकूलतम सिद्धांत किसने दिया था, तो ग्रेजुएशन लेवल पेपर में आप देखेंगे तो कई बार इनका नाम आया है, तो एडवर्ड बेस्ट ने दिया था। जबकि अनुकूलतम शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो कैनिंग ने किया, कैनिंग ने नहीं, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग की बात मत करिएगा, ठीक है, वो इलाहाबाद संधि और 1857 की क्रांति की बात हो जाएगी। कैनिंग है इनका नाम, ध्यान रखेंगे। अब अगला सिद्धांत आप देखिए, अगला सिद्धांत है जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे पूछता है डेमोग्राफी ट्रांजिशन सिद्धांत थ्योरी किसकी है, तो सबसे पहले WM थॉम्सन ने यह सिद्धांत दिया था। किसने दिया था, WM थॉम्सन ने यह सिद्धांत दिया था, ठीक है, परंतु वो व्यवस्थित नहीं था, और उसके बाद में इसे व्यवस्थित करने वाले व्यक्ति कौन है, फ्रैंक नोटेस्टीन है, जो 1945 में इस सिद्धांत को क्या करते हैं, क्रमानुसार समझाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए फ्रैंक नोटेस्टीन को क्या कहा जाता है, जनसांख्यिकी संक्रमण का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, जनसांख्यिकी संक्रमण का इन्हें जनक कहा जाता है, क्योंकि ये प्रॉपर वे में समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक, आज आप एकदम थ्योरेटिकल पार्ट क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। तो उसके अलावा अब देखिए, जनसांख्यिकी सिद्धांत को बहुत बुद्धिजीवियों ने, ठीक है, बहुत विचारकों ने अलग अलग कहा, 2 स्टेज में, 3 स्टेज, 4 स्टेज, 5 स्टेज, इस तरीके से। लेकिन एक जो बहुत पेपर के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, उनका थॉट्स है, वो CP ब्लेकर जी हैं। इनके अनुसार किसी भी देश की जनसंख्या 5 स्टेज से होकर के गुजरती है। कितने स्टेज से, 5 स्टेज से। यहाँ से कोई न कोई पेपर आपके एग्जाम में आता ही रहता है, ग्रेजुएशन लेवल में आप अक्सर देखेंगे। तो इन 5 स्टेज को मैं आपको समझा देता हूँ, कभी गलत नहीं होगा और ना ही होना चाहिए, ठीक है। ये कहते हैं कि किसी भी देश की जनसंख्या इन 5 स्टेज से होकर के गुजरती है। जैसे जब पहली स्टेज किसी देश की जनसंख्या की होती है, तो उस समय देश में शिक्षा नहीं होती है, उस समय देश में महिलाओं और पुरुषों में बहुत ज़्यादा अधिकार का अंतर होता है, ठीक है। और उस समय शिक्षा का अभाव, चिकित्सा का अभाव, ठीक है, रिसोर्सेस का अभाव, ठीक है, इस प्रकार के अभाव होने के कारण, ठीक है, जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो बहुत ज़्यादा रहती है, और उसी अनुपात में मृत्यु दर भी बहुत होती है। क्यों? क्योंकि उतनी चिकित्सा नहीं होने के कारण महामारी आती है, तो पूरा परिवार गांव निपट जाता है। तो उनको लगता है कि नहीं यार, बच्चे ज़्यादा नहीं होंगे तो हमारा वंश ही नहीं चलेगा। प्लेग जैसी बीमारी तब आती थी, डायरिया, ये सब, अर्थात तमाम महामारियों के कारण, भूख, बाढ़, इन सब के कारण भी मर जाते थे लोग। इसीलिए जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज़्यादा थी, और साथ ही साथ मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा थी। जब दोनों इसमें देख रहे हैं ना, इसमें जन्म दर भी क्या है, ठीक है, जन्म दर भी हाई है, और इसमें मृत्यु दर भी हाई है, ठीक है। इसलिए ओवरऑल जनसंख्या क्या रहती है, स्थिर रहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओवरऑल जनसंख्या कैसी रहेगी, स्थिर बनी रहेगी। लेकिन सेकेंड स्टेज में देखिए, तो शिक्षा का प्रसार होने लगता है, चिकित्सा में तकनीक आने लगती है। तो जब तकनीक आने लगती है तो मृत्यु दर घट जाती है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, हाई रहती है। अर्थात इस केस में देखेंगे, सेकंड किसी देश की जनसंख्या का दूसरा जो स्टेज में आती है जनसंख्या, तो उसमें क्या होता है, जन्म दर क्या होगी, अभी भी जन्म दर हाई रहेगी, लेकिन मृत्यु दर इसकी तुलना में क्या हो जाती है, लो हो जाती है। इसलिए ओवरऑल जनसंख्या क्या होती है, बहुत तीव्र वृद्धि होती है। क्या होती है, बहुत तीव्र वृद्धि होती है, ठीक है। इस कारण से इसे कहते हैं, इसी समय इतनी जनसंख्या में वृद्धि होती है कि इस स्टेज को कहा जाता है जनसंख्या में महाविस्फोट की स्थिति आती है। जैसे आप भारत में देखेंगे तो 1921 के पहले हम प्रथम स्टेज में हमारा देश था, लेकिन जब सेकेंड स्टेज में आए वो 1921 के बाद में, तो हमारे यहाँ जनसंख्या विस्फोट हुआ, ठीक है। 1951 के आसपास जनसंख्या विस्फोट हो गया था, हम सेकेंड स्टेज में थे, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जन्म दर बहुत उच्च थी और मृत्यु दर उसकी तुलना में कम हो रही थी। अब थर्ड स्टेज में जब जनसंख्या किसी भी देश की पहुँचती है, तो देखो मृत्यु दर चिकित्सा,
अच्छी होने के कारण, महिलाओं को अधिकार देने के कारण, महिलाओं को जब रोजगार मिलता है तो उन्हें भी लगता है कि यार 18 बच्चों को संभालना बड़ा दिक्कत है, ठीक है, बच्चे कम होंगे तभी हम जॉब भी कर पाएंगे, और जब रोजगार से जुड़ते हैं तो उतने बच्चे टैकल करना संभव नहीं था, और चिकित्सा हो जाने से अब मृत्यु दर घट गई, तो लोगों को लगता है कि नहीं अब बच्चे हमारे इतना मरेंगे नहीं, ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा पैदा करने की, ठीक है। इस प्रकार जन्म दर इसमें क्या है, रिलेटिविटी कम नहीं होती है लेकिन घटती जाती है, उतनी ज़्यादा नहीं रहती है जितना सेकेंड स्टेज में रहती है। अर्थात जनसंख्या वृद्धि दर तो रहेगी परंतु उसकी प्रवृत्ति घटने की रहेगी, लेकिन मृत्यु दर क्या हो जाएगी, मृत्यु दर, अब जनसंख्या वृद्धि कम होगी थोड़ी सी, लेकिन मृत्यु दर क्या हो जाएगी, मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है क्योंकि चिकित्सा ये सब बढ़ जाता है। अब थर्ड स्टेज में आने पर तो जनसंख्या वृद्धि दर क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब जनसंख्या वृद्धि दर तो रहेगी, ओवरऑल जनसंख्या क्या रहेगी, जनसंख्या में वृद्धि तो होगी लेकिन घटने की टेंडेंसी में, घटने के, जैसे हम भारत के लोग इस समय किस स्तर में हैं, तो वर्तमान भारत किस स्टेज में है, थर्ड स्टेज में पहुंच गया है। इसका मतलब आप देखेंगे इसके पहले हमारे यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर 10 की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो 2022 के आसपास थी, 2200 के आसपास थी, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार आप देखेंगे तो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7 हो गई है, मतलब अभी भी तो पॉजिटिव में हम हैं, परंतु आने वाले कल में इसकी गिरते हुए प्रवृत्ति दिखाई देगी, ठीक है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने की हमारे देश में ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आने वाले कुछ समय बाद हमारे यहाँ की जनसंख्या अपने आप क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, ठीक है। कैसे हो जाएगी इस बात को आगे समझिए, ये समझ गए ना। तो वर्तमान भारत थर्ड स्टेज में है, पेपर में आता है, आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत पेपर में आता है कि भारत किस स्टेज में है, तो थर्ड स्टेज में है। फोर्थ स्टेज में क्या है, जन्म दर घट जाती है, लोगों को लगने लगता है कि नहीं इतना ज़्यादा बच्चा पैदा करने से बेहतर है लड़का लड़की में विभेद बिल्कुल नहीं करना है, लड़का हुआ तो लड़की हुआ तो जनसंख्या क्या है ना, बस एक लड़का सफिशिएंट है, 2 लड़का सफिशिएंट है। तो इसमें लोगों की जो विचार है वो बदल जाते हैं और इतना ज़्यादा शिक्षा और इन सब चीज़ों का विकास हो जाता है, इतना महिलाओं को अधिकार दे दिया जाता है और डिस्क्रिमिनेशन कम होने लगता है शिक्षा बढ़ने के कारण, ठीक है, कि लोग जनसंख्या कम करना चाहते हैं, मतलब खुद भी बच्चा पैदा कम करना चाहते हैं। इस कारण से इस स्टेज में जन्म दर क्या होने लगती है, अब इसमें जन्म दर गिरने लगती है फोर्थ स्टेज में। और लेकिन मृत्यु दर तो और अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाने से आप देख रहे हैं आजकल तो क्या है, किडनी फेल हो गई तो दूसरे किडनी लगा दे रहे हैं, है ना, हार्ट फेल हो गया तो दूसरे का हार्ट ट्रांसप्लांट कर दे रहे हैं, मतलब तकनीक और ज़्यादा अच्छी आ जाने से मृत्यु दर और भी कम हो जाती है, लेकिन जन्म दर भी कम हो जाने से मृत्यु दर भी कम हो जाती है, जन्म दर भी कम हो जाती है। दोनों जब कम होने लगती हैं तो ओवरऑल इस स्टेज में क्या होने लगती है, जनसंख्या लगभग स्थिर जैसे होने लगती है, जो हम लोग देख रहे थे पहले स्टेज में वही फोर्थ स्टेज में भी होती है। यह सब अच्छे सारे पेपरों में आप देखेंगे आता है। हमको खुद भी लगता था कि आखिर ये इतना कॉन्सेप्ट ये पूछते हैं कहाँ से आता है, ठीक है, तो आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। जो फिफ्थ स्टेज है इसमें ध्यान रखेंगे तो इसमें जीवन स्तर इतना उच्च हो जाता है, ठीक है, कि लोगों को लगने लगता है कि अरे ज़िंदगी तो एक ही मिली है, क्या बच्चे पैदा करना, ठीक है, जी लो इस ज़िंदगी को, ठीक है। तो लोगों की मानसिकता बदलने लगती है। जैसे यूरोप कंट्री में क्या है, ढेर सारे ऐसे आप बच्चों कपल्स देखोगे, ठीक है, दंपति को देखोगे, ठीक है, जो बच्चा नहीं पैदा किया आज तक, ठीक है, या किसी का चाइल्ड को अडॉप्ट कर लिए लेकिन खुद नहीं बच्चा पैदा किए, समझ गए ना, ठीक है। तो ये बदलाव हो जाता है, इस कारण जनसंख्या में जन्म दर बहुत घट जाती है, साथ ही साथ मृत्यु दर भी घट जाती है। लेकिन जनसंख्या बहुत ज़्यादा घट जाने से क्या है, अब जो ये लोग जनसंख्या पहले बढ़ी थी वो लोग क्या हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं ना। इस 5वीं स्टेज में देखेंगे तो नए बच्चों का जन्म तो हो नहीं रहा कि ये युवा बने, अर्थात युवा की क्या होने लगेगी, कमी होने लगेगी और इसमें क्या है, जनसंख्या घटने लगेगी। अर्थात यूरोप आज आप देखेंगे यूरोप में क्या है, जिस स्टेज से गुजर रहे हैं वो 5वीं स्टेज है, वहाँ जनसंख्या लगातार घट रही है। आप देखेंगे फ्रांस में, ठीक है, जर्मनी में, आप देखेंगे रूस में,
ठीक है, कजाकिस्तान में, ठीक है, इन सब जगहों पे जनसंख्या निरंतर रूप से गिर रही है। ठीक है, वहाँ पे कई ऐसे देशों में तो जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए ढेर सारे अवार्ड या प्रोत्साहन राशि दी जा रही है कि जनसंख्या में जो बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहा है उनको क्या है, अवार्ड या फिर इस तरीके से उनको काफ़ी प्रिविलेज दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे तो इन बातों को जोड़ लेंगे तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो किसी भी देश की जनसंख्या इन्हीं 5 स्टेज से होकर के गुजरती है। कैसे गुजरती है ये आप समझ पा रहे हैं। कौन कौन किस देश में आते हैं, भारत कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो वर्तमान में 3rd स्टेज में है। अगली स्टेज हम लोगोंकी भी जापान वाली होने वाली है। ठीक है, फिर आगे चल करके हम लोग भी यूरोप वाली कंट्री में आ जाएंगे। ठीक है, और हमारी जगह अफ्रीका वाले लेंगे क्योंकि वो पहली स्टेज में है, अब वो 2nd से 3rd स्टेज में आएंगे। ऐसा ही किसी भी देश की जनसांख्यिकी संक्रमण होता है। अच्छा, कोई कहे कि जनसांख्यिकी संक्रमण क्या है, तो आप देखना पेपर में एटीटी जिसकी डिफिनीशंस पूछा है। ठीक है, तो आप देखेंगे एक निश्चित समय अंतराल में जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है, एक लंबे समय अंतराल में, ठीक है, जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है उसी को जनसांख्यिकी संक्रमण कहते हैं। ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं। ये आप पेपर में आता है, उसकी डिफिनीशन कई बार पूछिए, ध्यान रखेंगे। अब हम देख लें कार्यशील जनसंख्या क्या होती है। ठीक है, क्या है कार्यशील जनसंख्या क्या है, तो कार्यशील जनसंख्या किसे कहते हैं, वो किसी भी देश की वो जनसंख्या जो माना जाता है कि वो काम करने के लिए क्या है, बिल्कुल सक्षम है। ठीक है, वो इकोनॉमी को जनरेट कर सकती है उतनी एज तक बेहतर तरीके से। उसे अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। ठीक है, आयु के आधार पर। जैसे अब मैं एवरेज के लिए वर्ल्ड बैंक से आप रेफरेंस के रूप में इसे यूज कर सकते हैं कि यहाँ पर है 15 वर्ष से लेकर के 64 वर्ष तक जो व्यक्ति इस एज में आता है उसे कहा जाता है वो कार्यशील है, वो प्रोडक्टिव है। कैसा है, प्रोडक्टिव है। जबकि भारत में क्या है, भारत में 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष तक, ये रटा होना चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, कि 15 टू यहाँ पे 59 वर्ष के बीच में जो जनसंख्या आती है वो हमारे देश की क्या कहलाती है, वर्किंग पॉपुलेशन कहलाती है। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है कि हमारे देश में दुनिया की वर्तमान में सबसे बड़ी वर्किंग पॉपुलेशन है। हमें जल्द ही क्या करना चाहिए, जनसंख्या को जल्दी ही मानव संसाधन में बदल देना चाहिए, अर्थात अच्छे से स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए और वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जा कर के या फिर अपने देश में इकोनॉमी को जनरेट करने का काम कर सकते हैं। और हम बड़ी जनसंख्या में बर्डन नहीं बल्कि चीन की तरह क्या है, दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल बना करके, ह्यूमन डेवलपमेंट कर करके। समझ गए ना। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे मानव संसाधन क्यों इंपॉर्टेंट है। इसी को अर्थात ऐसी जनसंख्या जो वर्किंग, ठीक है, वर्किंग एज में आती है, उसी जनसंख्या को जनसंख्या लाभांश कहते हैं। मतलब वो लाभ है, लाभ का अंश है, आप उससे लाभ जितना जल्दी हो सके ले लीजिए। इसीलिए आप देख रहे हैं ना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई जा रही है। ठीक है, इसी जनसंख्या से लाभ उठाने के लिए। क्लियर। अब हम लोग देख लें जनसंख्या पिरामिड। जनसंख्या पिरामिड क्या होता है, ये किसी भी देश की जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या समय के अनुसार जनसंख्या उसके एज में जो रिप्रेजेंटेशन होता है वही क्या है, पिरामिड कहलाता है। जैसे मैं एक उदाहरण के साथ आपको समझाऊं, ठीक है, कि जैसे ये पॉपुलेशन के लिए है, यहाँ पर मैं बना दूं, तो मान लीजिए एज है, ये क्या है, इस पर एज दिखाया गया है कि ये 5 वर्ष है, ये 10 वर्ष है, ऐसे ऐसे करके ये 60 वर्ष है। ठीक है, लेकिन इस पे अगर देखा जाए तो इस पे इधर मान लीजिए पुरुष के बारे में दिखाया जाए, इधर स्त्री के बारे में दिखाया जाए, तो इन्हीं की जनसंख्या अर्थात 5 वर्ष की जनसंख्या कितनी है किसी देश की, तो आप देखेंगे तो इस प्रकार होगी महिलाओं पुरुषों की, है ना, टोटल। फिर 10 वर्ष एज वाले कैसे होंगे, ये होंगे, उनसे कम होंगे, है ना। ऐसे ही जाकर के 60 वर्ष वाले क्या होंगे, बहुत कम होंगे। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ऐसे ही अलग अलग बनेगा मैप। एक मैं आपको सिखा देता हूँ
ठीक है। इस प्रकार जो ये ग्राफ बन रहा है यही पिरामिड है, ये जनसांख्यिकी पिरामिड है जो आयु और उसके पूरी जनसंख्या, खास करके उसे लिंग आधारित भी रिप्रेजेंट करती है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, उसकी जनसंख्या का औसत आय के संबंध में उसकी कुल जनसंख्या का रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन उसमें लिंगानुपात के आधार पर होता है। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कल को। अब इसमें देखेंगे तो विकसित देशों का कैसा पिरामिड बनता है और विकासशील देशों का कैसा पिरामिड बनता है। विकासशील देशों में हम लोग आते हैं तो हमारे देश का पिरामिड कैसा बनता है, तो हमारे देश का पिरामिड ऐसा ही बनता है, देख लीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ 5 वर्ष की आयु की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उसके बाद उससे कम, उससे बाद उससे कम, उससे कम, लेकिन हमारे यहाँ औसत आयु भी तो कम है। हमारे यहाँ जो औसत एक्सपेक्टेड लाइफ है, ठीक है, वो कितनी है, लगभग 68 से 69 वर्ष या 70 वर्ष मान लीजिए, मैं मान लूँ 70 वर्ष, ठीक है। और किसी देश में 70 से ज़्यादा हो तो ये पूरा ग्राफ और ऊंचा बन जाएगा। हमारे यहाँ तो इतना ही है, लेकिन नीचे बेस क्या है, हमारे यहाँ बेस चौड़ा बहुत लंबा होगा, यही आपको ध्यान रखना है। 2 पॉइंट यहाँ रखने हैं। विकसित देशों में बेस क्या होता है, बेस काफ़ी चौड़ा होता है। कैसा होता है? चौड़ा होता है। और इसमें कौन सी एज से स्टार्ट होता है ये पिरामिड, तो 5 वर्ष की आयु के रिप्रेजेंटेशन से स्टार्ट होता है। सबसे अधिक उम्र की आयु के लोग कहाँ मिलेंगे, तो सबसे टॉप पे मिलेंगे। यही 2 क्वेश्चन आपको जानना है। अधिक उम्र का रिप्रेजेंटेशन टॉप पे होता है, 5 वर्ष का यहाँ होता है। विकासशील देशों में जनसंख्या के जो पिरामिड बनता है इस तरीके से बनता है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं शंक्वाकार या शंकु आकार। कैसी होती है? शंकु आकार में। आपके पेपर में देखेंगे अनगिनत बार आया है कि विकासशील देशों के या भारत की जनसंख्या पिरामिड कैसा बनता है, ठीक है, तो कैसा बनता है, शंक्वाकार बनता है। कैसा बनता है? शंक्वाकार। अच्छा, विकसित देशों में कैसा बनेगा? विकसित देशों में इसीलिए देखो, विकसित देशों में जनसंख्या निचले स्तर पे भी तो कम होती है ना, वो बच्चा ही कम पैदा करते हैं भाई, ठीक है, इसलिए उनका बेस कम चौड़ा रहता है, ठीक है, और हाइट ऊंची ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ, ठीक है, 70 साल की नहीं, उससे ज़्यादा होती है। तब आप जब इसे बनाएंगे, ठीक है, तो ऐसे बनेगा कुछ, ऐसे मैं एक पे बना दूं तो आप देखेंगे इसकी हाइट थोड़ी सी ऐसे इस प्रकार बनेगा, मतलब बेस ज़्यादा नहीं बनेगा। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो लगभग कैसा बन जाता है, आयताकार बनता है। कैसा बनता है? आयताकार। बस यही 2 पेपर में आते हैं। विकासशील देशों का पिरामिड कैसा बनता है, तो शंक्वाकार बनता है। विकसित देशों का कैसा पिरामिड बनता है, तो लगभग आयताकार पिरामिड बनता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जनसंख्या पिरामिड से रिलेटेड हो गया, ठीक है। अब हम लोग महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, चलिए।